अब बात करेंगे दहेज लोभियों की हैवानियत की। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि उसे HIV संक्रमित इंजेक्शन तक लगा दिया गया। मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फरवरी 2023 में अपनी बेटी की शादी हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के जयसवाला गांव निवासी युवक से की थी। शादी में कार और 15 लाख रुपए नकद दिए गए थे, लेकिन ससुराल पक्ष इससे नाखुश था। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने स्कॉर्पियो कार और 25 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। जब पीड़िता के परिवार ने यह मांग पूरी करने से इनकार कर दिया, ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। गांव में पंचायत के हस्तक्षेप के बाद विवाहिता को दोबारा ससुराल भेजा गया, लेकिन वह उसको प्रताड़ित करने लगे। परिजनों का आरोप है कि ससुरालियों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके अलावा उसे कुछ दवाइयां दी गई और जानलेवा साजिश के तहत उसे HIV संक्रमित इंजेक्शन तक लगा दिया गया। जब विवाहिता की तबीयत बिगड़ने लगी तो मायके वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि वह HIV संक्रमित हो चुकी है। वहीं अब जब उसके पति की जांच कराई गई तो वह HIV निगेटिव पाया गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे गंगोह कोतवाली पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इससे दिल दहला देने वाली घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार सदमे में है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वह किसी भी महिला के साथ ना हो। उन्होंने प्रशासन से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मेरी बेटी ने मेरे से बताया था, कहना पापा मगर बेटे दवाई कौन दे रहे तुझे? अब पापा दवाई तो मेरी ननद देवे, ये प्रीति मेडिकल स्टोर चलावे और इनकी भाई बहन की सबकी एक रहे, जेठ की भी इसकी एक रहे, माँ की भी, सबकी पूरी प्लान से अपना सब बच्ची को दवाई दी हो गई और बच्ची का जो है भीतर के अंग जो है डैमेज हो गए। बस बच्ची का पूरा हाल, इंजेक्शन तो इन्होंने लगाया ही उसके। ये इनकी जो बहन है ये बहुत ही वह है, पहले से ही बतावा कहना का कि मैं तो वहाँ तक हाई कोर्ट पता नहीं क्या कहाँ बतावे या नैनीताल हाई कोर्ट से मुकदमे लड़ रखे, मुझे हम देख लेंगे, तुम क्या कर लो ये भी बता मत मेरे से। अब क्या नाम है मौसा जी, ये तो लिखे धरे। हाँ, तो उन सब की जो सारी बात थी वो पूरी अपने से सारी तैयारी करके चारों अपनी सलाह से चल रहे थे। इसमें सचिन है, विनायक है इसका जेठ, प्रीति है इसकी मम्मी है, इनकी पूरी प्लान थी कि जयंती देवी की पूरी प्लान से चल रहे थे। ये मेरी बच्ची को नमटानी थी इन्होंने, और ना बच्चा जावे तो मैं तो मेरी बच्ची खत्म हो गई थी वहाँ। देखो जी, मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ और जितनी अपनी हद से ज़्यादा जितना दे दिया मैंने, अपना कहीं से कुछ भी करके दिया, किसी से उठाए पैसे कुछ भी करे, मैंने शौक से शादी करी, मैं उनका पूरा पाड़ रहा। अब आगे से फिर मेरे पर डिमांड यह होगी थी, कहने के अब गाड़ी दो, स्कॉर्पियो गाड़ी दो और कुछ पैसे दो और 25 लाख रुपए और दो। तो मैं कहाँ से दे दूँ जी, कहाँ मेरे पास ज़मीन तो बेचने तक गया मैं। बेटी की शादी धूमधाम से करी जी, सब कुछ दिया जो कुछ उन्होंने, तो बस शुरू से ही मांग शुरू कर दी थी, कभी गाड़ी की कभी कैं की। तो अब क्या स्थिति गुड़िया के साथ क्या हुआ? गुड़िया के साथ तो उन्होंने ऐसी करके भेजी कि हम तो मरी हुई को लाई उठा कर वहाँ से। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? उसकी प्रीति है, जेठ है उसके, जिट्टू क्या नाम सचिन है और उसकी सास है। मांग क्या थी उनकी? मांग कभी 25 लाख मांग रहे, कभी गाड़ी मांग रही, यही था उनका शुरू से ये था। कभी सोने का कड़ा मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे। कैसे पता लगा कि गुड़िया ने ही बताया जी, आपकी लड़की पॉजिटिव HIV पॉजिटिव आई जी हॉस्पिटल में रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। तो अब क्या चाहते हैं कानून हम से? तो बस कानून से ये चाहें कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिला। अच्छा, आपने पहले भी दहेज काफ़ी एक कार दी है और कुछ कैश दिया है? उनका शुरू से ही ये काम था, कभी कुछ मांगना कभी कुछ कहना, उनका सब चारों का यही काम था उनका। और सबसे ज़्यादा मैंने पड़ी थी। अच्छा, इसमें ये प्रीति और क्या भाई क्या काम करते हैं?
प्रीति तो मेडिकल स्टोर करा है, वो है डाक खाने में उसका भाई विनायक। वहीं दहेज लोभियों का आतंक सिर्फ सहारनपुर में नहीं, एटा में भी देखने को मिला, जहां दहेज लोभियों ने स्कॉर्पियो न मिलने के कारण जिला पंचायत सदस्य युवती से रिश्ता तोड़ लिया। जिला पंचायत सदस्य युवती, जिनका रिश्ता थाना आवगढ़ क्षेत्र में खुशरई में तय किया गया था, जिला पंचायत कार्यालय पर बिचौलिया सहित परिजनों के सामने बेटी की गोद भराई की रस्म हुई थी, जिसके बाद पिता के द्वारा 15 दिसंबर को 5 लाख रुपए कैश दिया गया था। जिला पंचायत सदस्य युवती की बारात 14 फरवरी 2025 को बारात आनी थी, लेकिन दहेज के लोभियों ने स्कॉर्पियो की मांग करते हुए एक बारात लेकर नहीं पहुंचे। पीड़ित पिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई। मामला थाना बागवाला के अंतर्गत मानिकपुर का है। तो ये दो मामले हैं जहां पर कहीं बारात नहीं आई तो कहीं पर एक महिला की जान पर बनाई, उसे ऐसा इंजेक्शन लगाया है दहेज लोभी ने। सिर्फ चर्चा के नाहिद अकील हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूनम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और शैली महिला समाज सेवी हैं, और तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद जी, अब क्या कहिएगा आप? बड़ी बड़ी बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, चिल्ला चिल्ला के लिखा जाता है बेटी हैं और राजकुमारी है, रानी है, सब चीज़ें लिखी जाती हैं हमारे जैसे लोगों, और समाज ही लिखता है उसको। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दहेज ना मिलने पर HIV का इंजेक्शन लगा दिया गया, बारात लेके नहीं आए, दो जगह की खबरें इस समाज में हम जी रहे हैं। देखिए, ये बहुत चिंताजनक विषय है कि सवाल ये पैदा होता है कि HIV इंजेक्शन इतनी इजीली उपलब्ध कैसे हो जा रहा है कि लगा, और ये भी जांच का विषय है कि HIV इंजेक्शन से क्या वो संक्रमित हुई है या किसी और तरह संक्रमित हुई है। और अगर जैसे कि रिपोर्ट बता रही है कि FIR 4 लोगों के ऊपर हुई है, तो जो HIV संक्रमित इंजेक्शन देने वाला व्यक्ति था, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाला था या डॉक्टर था, क्या उससे भी पूछताछ की गई? वहां तक हमारी जांच पहुंची कि नहीं पहुंची? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हर दिन औरतें कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह के परीक्षा देने के लिए तैयार है, चाहे देश का विकास की बात हो, चाहे घर चलाने की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। उसके बावजूद जब देश इतना प्रगति कर चुका है और उस दौर में भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे दहेज मिलना चाहिए, दहेज मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो आप उसको HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा देंगे। इसमें तो मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से वो इतना इजी उपलब्ध कैसे, जैसे एक जमाना था कि एसिड अटैक एकदम कॉमन होता जा रहा था, उस पे पाबंदियां लगी हैं कि किसी को आसानी से ना मिल पाए, तो उसी तरह से इस पे भी अब सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जो अपराधी है वो हर दिन नए नए तरह के हथकंडे अपना रहा है। उसका काम है कि औरतों का कमी है, लड़कियां जल्दी से शादी में दहेज मिल जाता है, और गरीब माँ बाप है वो उनकी एक बार डिमांड, 2 बार डिमांड, 3 बार डिमांड पूरी करते रहते हैं। अब पेरेंट्स को जो इतनी महंगी महंगी डिमांडें पूरा करते हैं, उससे बेहतर ये सोच लेना चाहिए कि अगर लड़की की शादी ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि आप 25-25 लाख रुपए दे करके, 30-30 लाख रुपए दे करके भी अपनी बेटी की जान गंवाएं। उससे बेहतर है कि उन पैसों से लड़कियां पढ़ लिख करके अपने पैर पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आने वाला दिन इतना दुर्लभ है कि सोचने में कांप जाने वाला है। अभी तो भारत की जनसंख्या बहुत ऊंची दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में लोग बच्चों को तरसेंगे, क्योंकि लड़कियां भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। अब आप देखिए, मेट्रो सिटीज में जो सेल्फ मेड औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी जिंदगी इस नरक में नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो जी रही हैं आराम से, वो देश के भी काम में आ रही हैं, लोगों के भी काम में आ रही हैं, समाज के भी काम में आ रही हैं। इस नारकीय जीवन से अच्छा है अकेले जीना। और बिल्कुल एक मेंटल प्रेशर लेके टॉर्चर कराना अपने आप को कहाँ लिखा हुआ है। अब पता चला कोई अपने घर को छोड़ के किसी घर में आया और पहले 1 हफ्ता 10 दिन सही चीज़ें चल रही हैं, फिर एकदम से आदमी प्रताड़ित हो जाए, कोई परेशान हो जाए। दोनों तरफ के लिए बातें हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। अगर आप अपने आप को नहीं अलग हो जाइए। मेरा मानना है कि अगर नहीं बन रहा तो अलग हो जाओ किसी के। आप अच्छा, आप इतने ही काबिल थे तो आप खुद ही गाड़ी ले लो यार, इतने काबिल हो तो। दूसरों के पैसे पे गाड़ी क्या ही ले रहे हो, और दहेज ले रहे हो, सबसे पहले तो वही चीज़ है। यही शर्म आनी चाहिए कि हम दूसरों के पैसे से ले करके शेखी कौन सी बघारना चाहते हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आप एक एनजीओ चलाती हैं, उस एनजीओ में लगातार कभी कभी ऐसे केसेस आते होंगे जो परेशान महिलाएं हैं। सिर्फ परेशान महिलाएं नहीं, और भी महिलाएं आती, स्वयं सहायता समूह में आपके थ्रू जुड़ना चाहती होंगी, कुछ करना चाहती होंगी। लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं तब मन में क्या चलता है कि हम एक तरफ उद्धार की बात कर रहे हैं और दूसरे समाज मानने को तैयार नहीं। नमस्कार साथियों। देखिए सर, कि केस तो इस तरीके से आते ही रहते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है कि लड़कियों को इस तरीके से जो है सजा देना कुरीति है हमारे समाज की। लेकिन मैं कहूंगी कि घर वालों को भी एक बार सोचना चाहिए कि जिस टाइम पर लड़के वालों ने पहली बार डिमांड की थी तो उसी टाइम में पूरी क्यों की गई। यदि शादी से पहले की डिमांड हो रही थी या शादी तक डिमांड हो रही थी तो उस जगह पर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मालूम तो चल जाता है ना किस तरीके के लोग हैं, मांग कर रहे हैं तो इसमला लालची लोग हैं, दहेज के लोभी लोग हैं तो उन्हें उस टाइम पर देना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जब उन्हें शादी के बाद भी पता चला वे लोग करते रहे, लगातार मांग करते रहे, तो आपको तब पूरा नहीं करना चाहिए था। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। जी, तो तब तक जो है भाई हमें नहीं करना चाहिए था। और रही ये वाली बात जो भी मैम कह रही थी कि इससे तो शादी ही ना की जाए, लड़कियां अकेली रहें, तो देखिए यदि हम इस पर बात करते हैं तो ये तो समाज की एक दूसरी एक कुरीति हो जाएगी कि हम लड़कियों को शादी के नाम से डराएं। लड़कियां डरेंगी, शादी नहीं करेंगी तो कैसे समाज चलेगा। शादी भी जरूरी है लेकिन हमें ये कुरीति कौन सी है मैम? ये तो कोई कुरीति नहीं, ये तो सेल्फ डिसीजन है, इसको कुरीति नहीं कहेंगे। नहीं मैम, देखिए ये जो है मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम ये जो दहेज की कुरीति है इसे दूर करते हैं। हम बच्चों में ये डर ना बिठाएं कि शादी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या लड़कियां इंडिपेंडेंट तो रहें लेकिन शादी ना करें। ये इस वाले विचार से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। बस ये मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, दहेज के खिलाफ, दहेज भी दूसरे लोगों ने तब लिया ना जब हमने दिया, तो हम देते क्यों हैं? हम अपनी गलती क्यों नहीं देखते? हमारी भी तो कहीं ना कहीं गलती है कि दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी तो अपराध है। हम दे क्यों रहे थे? हमने तभी वहां से रिश्ता क्यों नहीं छोड़ दिया? सही बात है। मैं ज़रा रुक करूँगा। हमारे साथ शैली जुड़ी हुई हैं, वो भी लगातार महिला उद्धार के लिए बात करती हैं। आपसे शैली आपका व्यू जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रुक करते हैं शैली जी का। शैली, अपनी बात को रखें। देखो उठाया, जबकि आजकल हम देख रहे हैं कि मीडिया ऐसी न्यूज को दिखाना तक जरूरी नहीं समझता। वो केवल उन न्यूज को दिखाना जरूरी समझता है जिससे कि उनका लाभ हो, परंतु सारे चैनल में आपने इसको प्रायोरिटी पे रखा, सबको दिखाया। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, पूरी आपकी टीम का। और हम, ये पहला केस नहीं है। हम जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर आदिकाल से अत्याचार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा के वो शिकार हो रही हैं, दहेज प्रथा के लोभियों के हत्थे चढ़ रही हैं, परंतु कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। कानून प्रशासन हमारा इतना स्लो है, इतना स्लो सिस्टम है हमारे देश का कानून, कि अगर महिला कानून के सहारे अपने आप को इंसाफ लेने पे चलती है तो वो इतनी महंगी प्रक्रिया है, महंगे के साथ साथ बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, क्योंकि दोषियों को कोई सजा नहीं मिलती। अपराधी तो बिल्कुल बेखौफ होकर ऐसे, अगर वो कोर्ट में भी आते हैं तो इस तरीके से आते हैं जैसे कि वो पार्क में घूमने के लिए आए हैं, हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। मतलब कि अपराधियों को बिल्कुल भी भय नहीं है कि आपने क्या जुर्म किया है, और वो इस जुर्म को जुर्म मानते भी नहीं है। मानसिकता इस तरीके की, पुरुष प्रधान हमारे देश में इस तरीके की मानसिकता है कि कोई भी वो महिला को गाली गलौज कर सकता है, घरेलू हिंसा कर सकता है, शारीरिक और भावनात्मक उसको तकलीफें देता है,
है और मारपीट के साथ साथ तो उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। और दुर्भाग्य तो देखिए हमारे देश का कि महिलाएं ये अत्याचार सहती हैं ताकि वो अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने परिवारजनों के अच्छे सामने एक अच्छा अपना नाम रख सके। ऐसे नाम का क्या ही करना। आप देखिए हमारे देश में 20 साल पहले घरेलू हिंसा अधिनियम बना। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बना, आज उसको 20 साल हो गए, परंतु घरेलू हिंसा ज्यों की त्यों है। आप 10 में से 9 महिलाएं देख लीजिए घरेलू हिंसा की शिकार हैं। उनके पति परिवार ससुराली उनको गाली गलौज भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं और उनका हर तरीके से शोषण भी करते हैं। और अब तो दुर्भाग्य इस तरीके का है कि महिलाओं के ऊपर हर तरीके का अत्याचार होता है और महिला सहती है। इसके साथ साथ दहेज, इसके साथ साथ आप देखेंगे दहेज जो कि 1961 में बना था, जो कि 64 साल पुराना है, जिसमें कहा जाता है कि जितने भी धर्म हैं हमारे देश के अंदर, कानून ये कहता है कि जितने भी हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग हैं, दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। परंतु हम इतनी भारी अमाउंट, हम इतनी भारी रकम सोना चांदी जेवर घर को गिरवी तक रखने को तैयार हो जाते हैं ताकि हमारी शान शौकत कम ना हो। अगर आप यही पैसा अपनी बच्चियों की शिक्षा पे लगाएंगे तो मुझे लगता है दहेज देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और वो इतनी शिक्षित होगी कि उसके साथ अगर घरेलू हिंसा हुई तो वो खुद ही निपटना जानती होगी और अगर उसके साथ कोई अत्याचार होता है तब भी वो जवाब दे सकती है। परंतु हमारे देश के क्या है, पेरेंट्स को, माता पिता क्या चाहते हैं, हमारी बेटी मरती है तो मर जाए। हमारे भाई क्या चाहते हैं, हमारी बहनें मरती हैं तो मर जाए, परंतु घर वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। अगर कोई लड़की चाहती भी है कि मैं इस घरेलू हिंसा को जो मैं सह रही हूँ इसके खिलाफ आवाज उठाऊं, उसका साथ कौन देता है? सबसे पहले तो समाज उसको चरित्रहीन के नाम से, जो उसके ससुराल के आसपास के लोग हैं वही उसको चरित्रहीन बना देते हैं। वो क्या चरित्रहीनता करती है कि वो आवाज उठा रही है, इसके साथ साथ वो मारपीट सह रही है तो वो सबको अच्छा लग रहा है, परंतु वो अगर आवाज उठा के गेट के बाहर निकल आएगी तो सारे समाज के लिए वो कलंक है। ये मानसिकता हमारे को बदलने की और विचारधारा हमारे को लाने की आवश्यकता है कि हमारे को दहेज नहीं लेना है और ऐसे लोग जो दहेज को बढ़ावा देते हैं लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी शादियों में जाना ही नहीं चाहिए। आजकल तो आप देखेंगे साज सजावट के साथ दहेज भी इतना सुंदर आइटम सजाए जा रहे हैं। आजकल तो इतनी शोहरत बना दी गई है, इतने बड़े बड़े स्टेज बना दिए गए हैं, सादगी से भरी हुई कोई शादी ही नहीं लगती। ऐसा लगता है किसी फिल्म में जा रहे हैं, वहां पर सेटअप तैयार किया गया है, हीरो हीरोइन बने हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आए हैं और शादी वरमाला एक दूसरे को पहनाई है और 4 दिन के बाद वो कोर्ट में तलाक के लिए पहुंच जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि माताएं और कोई महिलाएं जो पीड़िता है उसके लिए कोई कुछ स्टेप ही नहीं उठाना चाहता। उसके लिए कोई कदम तब उठाएगा ना जब महिला खुद के लिए आवाज उठाए। महिला तो अपने आप पर अत्याचार सहना है को ही बहुत ही ज्यादा गर्व समझती है। तो हमारे को अपने आप को, आप अगर आपके साथ कोई भी घरेलू हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, भावनात्मक हिंसा हो रही है या दहेज मांगा जा रहा है और जो आपकी असफल शादी है उसका बोझ ढोने से अच्छा है, मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आज ही आप उस शादी से चले जाइए, निकल जाइए बाहर, उसका अंत कर दीजिए इससे पहले कि वो शादी आपका अंत कर दे। बिल्कुल, मैं फिर से नाहिद अकील जी के पास चलूँगा। नाहिद जी, बदलाव कैसे आएगा, कैसे लोग इन सब चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाएंगे? मैम अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं आप। अब परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो उस तरह से हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए कि अब जब शादी हो रही है, पेरेंट्स और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि एक तो पेरेंट्स लड़की को इस लायक बनाए कि वो सेल्फ मेड हो, कमाती हो, कि लाइफ में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आए तो वो अपना फैसला ले सके। क्योंकि जब तक वो पेरेंट्स के साथ रहती है वो फैसला नहीं ले सकती है, जब वो पति के साथ रहती है वो फैसला नहीं ले सकती, उसका फैसला लेने वाला कोई दूसरा होता है। और दूसरी बात यह है कि सरकार को, जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज में होता है, खासतौर से मैंने ओमान वगैरह में देखा है कि अगर लड़के की शादी होती है तो वो सरकार पहले से ये शर्त रखती है कि उसके लिए आपको घर बना कर
करके और इतना पैसा देना है तब आपकी शादी होगी, तब शादी आपकी रजिस्टर्ड होगी। तो कम से कम कहीं तो सिक्योरिटी हो, उसका अपना तो हो। आज तमाम ऐसे केसेस आते हैं। अभी हमारी एक कलीग है, उनकी शादी हुई, बच्चे कोई नहीं थे और उनके हस्बैंड बाहर रह रहे थे। अब बाहर से आकर के वो बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं, यहाँ बच्चे नहीं आते नहीं, और धीमे से आकर के मकान भी अपने नाम करवा लिया है, ज्वाइन नहीं किया। अब इस मिड एज में वो औरत कहाँ जाएगी? तो ऐसे तमाम केस हैं। तो सरकार को, पेरेंट्स को और खास तौर से लड़कियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी लड़कियों को भी देखा है कि गरीब परिवारों की है, लेकिन शादी के दिन लक्ष्मी का जो है 50,000 का मेकअप होना जरूरी है। बाप माँ कैसे कैसे जुटा करके कर रहे हैं। आप शादी को इतना ज्यादा दिमाग पे ना वो अहमियत दो कि वही जिंदगी का सब कुछ है। वो एक लाइफस्टाइल है, एक आपको पार्टनर मिलता है जिससे आप अच्छे से जिंदगी जिए। और लड़कियां क्या होता है, शादी के बाद अपने मिलने जुलने, दोस्त अहबाब सबको छोड़ देती, परिक्रमा खाली एक ही घर की करने लगती। अपने रिश्तों को क्लोज मत करिए आप। पता नहीं किस मोड़ पे कौन आपकी दोस्त आपके काम आ जाए। लड़के तो सारी अपनी दोस्ती जिंदा रखते हैं, लेकिन लड़कियां शादी के बाद अपने सारे रिश्ते क्लोज कर देंगी, बस उसी घर के इर्द गिर्द करते हैं। भाई वो तो आपका घर हो ही गया है, आपको एडवांस जीना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया और आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया है कि दूसरे घर की आई लड़की से तो उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, अपने घर की लड़की से उम्मीद नहीं होती। दूसरे के घर से जो आएगी, भले वो 25 साल की हो, लेकिन उससे 50 साल का डिसीजन सुनने के लिए सारे लोग तैयार रहेंगे कि वो सारी जिम्मेदारियां निभाएं, सब कुछ करे। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो जो लड़की बहू बन के आती है, वो आफ्टर ऑल एक इंसान होती है पहले, उसके बाद फिर वो रिश्ते के सांचे में आती है कि अब वो बहू है तो अब माँ है, तो अब किसी की बुआ है तो ताई है, ऐसे ऐसे तब बनती है। तो ये हमारी सोसाइटी को भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं हमारे साथ डॉक्टर पूनम शर्मा जी भी हैं। पूनम जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से, थोड़ा आप, मुझे लगता है एनजीओज़ को भी ये काम करना चाहिए, करते भी हैं आप लोग, थोड़ा लोगों को बताएं कि भाई ये जो कर रहे हो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सबका हिसाब किताब यही होना है। मैं तो हर बार यही कहता हूँ, ना ऊपर किसी ने स्वर्ग देखा है ना नर्क। जो आप यहाँ पे कर रहे हो सब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए देखिए, सभी को अवेयर होना पड़ेगा। इसी केस की हम फिर से बात ले लेते हैं। मैं फिर से बार बार यही कहूंगी कि वे लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित करो, इतना शिक्षित कर दो कि जैसा कि अभी शैली जी ने कहा कि दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। हम क्यों दहेज दे रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि आज हम लड़के वाले मांगे या ना मांगे, हम अपने आप को दिखाने के लिए समाज में कि हमारी इतनी शान है, हमने अपनी बेटी को ये दिया, हमने अपनी बेटी को ये दिया, हम पैसा खर्च करते हैं, समाज को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है जितना पैसा हमें खर्च करना है, मान लीजिए पढ़ाई लिखाई से अलग भी आपके पास पैसा है, तो आप अपनी लड़की के नाम क्यों नहीं कर देते उस पैसे को? लड़की पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, समझदार है, उसे जब जरूरत लगेगी तो उस पैसे को खर्च करेगी। और सबसे बड़ी बात, फिर से मैं वही चीज कहूंगी कि जब पहले आपको ये पता चल गया था कि वो दहेज मांग रहे हैं, तो आपने उस जगह पर शादी क्यों की? दूसरी बात, जब उन्होंने शादी के बाद दहेज मांगा, फिर आपने दिया। तीसरी बात, जब आपकी लड़की वहां पर परेशान हो रही थी और बता रही थी मेरे साथ, आपको पता तो चल ही रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि भाई एकदम से ये वाली स्टेज आ गई, फर्स्ट स्टेज भी कोई आई होगी, तो तभी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप आज अपनी लड़की को निकाल कर वहां से लाए हैं, आप उसी टाइम निकाल कर क्यों नहीं लाए? लेकिन वही बात कि हमें डर लगता है कि हमारी बेटी हमारे घर में आकर बैठ जाएगी, समाज क्या कहेगा। हमें अपनी बेटी से ज्यादा हमें समाज का डर लगता है कि समाज क्या कहेगा। तो ये डर निकालें, समाज जो है डर निकालें, अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आए, पहले से रिश्ता देखें। हम क्यों दहेज देने की बात करते हैं? क्या जरूरत है हमें दहेज देने की? हम शुरू में ये बात क्यों नहीं करते लड़के वालों से कि भी हमारे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ लड़की है देने के लिए, या जो आपके कुछ आदमी आएंगे बारात में उनको खाने पीने के लिए उनका स्वागत है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। यही टेस्ट हो जाएगा ना। आप शादी कीजिए, उसके बाद रवैये देखिए, फिर आप जो है दीजिए अपनी बेटी को, यदि आप देना भी चाहते हैं तो।
गलती तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी है। मैं फिर वही कहूंगी कि दहेज लेना ही नहीं, वो तो ले रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं ना, तभी तो कोई ले रहा है। यदि हम देंगे ही नहीं तो सामने वाला ले कैसे लेगा? हमारी लड़की को परेशान करेगा तो लड़की को हम रहने क्यों दें और वहां एक पर? चीज और भी है, मैंने सहारनपुर के केस में देखा है, जब आप उनके पास गए, आपकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे वो, तो आपने पंचायत जी। का रुख किया। पंचायत क्या उसमें डिसाइड करेगा? वो तो आप लोग को ये बताएगा कि समाज में ये हो रहा है, समाज में हो रहा है। समाज का चोला ओढ़कर कोई कुछ भी बताते हो, फिर वही आपने मौत के कुएं में ढकेल दिया बेटी को अपनी। यहाँ गलती मैं बेटी के परिवार वालों की भी मानूंगा कि भाई आप कर क्या रहे हो? आपको जहाँ कानून का सहारा लेना चाहिए था, वहां आप ये पंचायत में ये लोग कहेंगे। पंचायत में आप ले गए, फिर आपने वहीं पर ये लड़की को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आप लेकर क्यों नहीं आए अपनी बच्ची को? अपने घर पर लेकर आते, आप कानून के पास जाते, आप प्रशासन के पास जाते, आप कानून का सहारा लेते। क्यों नहीं लिया? आप फिर से जो है उस पैसे को देने के जुगाड़ में लग गए। तो देखिए कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है। ऐसा नहीं कि लड़के वालों के, लड़के वाले तो गलत है ही, लेकिन हम भी तो गलत है ना जो हम दे रहे हैं। क्या हम समाज को एक लेसन देंगे? और गलत हम ये भी है कि वो हमारा ही डर है, वो हम इस समाज के हिस्सा, इस समाज का ही डर है। शैली जी, देखिए आज का जो हम ये केस देख रहे हैं, कुछ दिन पहले एक केस ऐसा और आया था, उसमें पुरुष को एचआईवी था, महिला को एचआईवी था। ये एक आम बात होने लगी और ये बीमारी भी इतनी तेजी से फैल रही है क्योंकि आज के समय में हम बहुत ही जल्दी आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं। उसमें हम किसी के साथ भी शारीरिक अपना इन्वॉल्व हो जाना, उसके साथ शारीरिक रूप से एक साथ हो जाना कोई बड़ी बात या कोई मुश्किल बात नहीं समझते हैं। एक ही पुरुष 4-4, 6-6, 10-10 महिलाएं शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड बना के रखता है और सेम ऐसे ही महिला भी कर रही है। तो हमारे को कुछ कानून तो हमारे लिए बने हुए हैं, परंतु उनके अंदर कुछ निषेध होना, कुछ बदलाव होना जरूरी है। जैसे कि कोई भी शादी होने से पहले मेडिकल होना, जो कि जिसमें जो जरूरी चीजें हैं कि स्वास्थ्य उसका महिला हो या पुरुष, परेशानी दोनों की हो सकती है, तो उसका हल देखा जाए कि उसमें वो कितना गंभीरता है, कितनी उसके साथ शादी करने योग्य वो है भी या स्वास्थ्य के तौर पर या नहीं। क्योंकि आज के समय में अगर शादी असफल हो रही है तो उसका यही है कि वो शारीरिक रूप से जो अपना उसका पार्टनर है उसको खुश ना खुश कर रहा है। ये बहुत बड़ा रेशो है, परंतु हम इस विषय पे बात करना ही नहीं चाहते। 10 में से 7 महिलाएं हैं, मतलब अगर 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों पे 7 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का रेशो बल्कि कम है, उनकी मांग तो ज्यादा है, पर फिर भी हमें बेचना अपनी लड़कियों को पड़ता है। उनको हम पैसे दे दे के हम जो बोली लगा रहे हैं उनको भेज रहे हैं। और आज तो गंभीरता का ये जो विषय आपने उठाया है, जो ये केस हमारे सभी के सामने आया है कि एचआईवी का जो इंजेक्शन है वो इतनी आसानी से उन लोगों को मिला कैसे, ये भी बहुत सोचने की बात है। और अगर एचआईवी का उनको इंजेक्शन इतनी आसानी से मिल गया है, जैसे कि आपने बताया कि उसकी ननद मेडिकल का कुछ कार्य करती है जी, वो तो और वो जो पीड़ित महिला है, उनकी मां ने बताया कि उनके घर में मेडिकल स्टोर का काम होता है, मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर रद्द किया जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए, ताकि ऐसे जो ये काम कर रहे हैं उनको इतनी ज्यादा सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन बहुत ही लाइटली ले रहा है कोई भी कार्यवाही में। उन्होंने देखा मैंने कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं की। चलिए, शैली जी का कुछ नेटवर्क इशू है, मैं नाहिद जी के पास चलूँ। नाहिद जी, मुख्यमंत्री विवाह योजना है एक, वो हर राज्य में अलग अलग तरीके से होती है, और उसमें भी अगर हम देखें ना तो लोगों को आजकल मैं देख रहा हूँ जो प्राइवेट लोग करा रहे हैं, मेरे कई जानने वाले लोग कराते हैं तो बाइक देते हैं, पूरा सामान बच्चियों को देते हैं। ये प्रथा तो यहाँ से चली रही है। अब उसको गिफ्ट के रूप में कोई भी दे रहा हो, लोड तो सभी पे पड़ना है। तो हम तो समाज को हिस्सा मान चुके हैं कि अब अगर हम घर पे शादी कर रहे हैं तो इतना नेक आना चाहिए, इतने लोगों को मिलना चाहिए, इनको ज़रूर मिलना चाहिए, वरना ये नाराज़ होंगे, ये ना। तो ये सब तो लोड तो एक ही तरफ पड़ रहा है, और कई बार तो खुद चाहकर भी लोग नहीं बोल पाते हैं। देखिए, इसको यहाँ से आप समझिए कि बच्ची के गर्भ में आने से वो एक बोझ माननी शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स जो है उसको उस दिन से उसके लिए पैसा इकट्ठा शुरू कर देते हैं करना कि किसी भी तरह इसकी शादी
फटाफट करके हमें अपना बोझ हल्का करना है। तो वो एक फाइल या फुटबॉल की तरह है कि उसको भैया 18 साल तक किसी तरह परवरिश करो और उसको जल्दी से किसी के हाथ पीले करके भेज दो। सरकार ने जो फंड अलॉट किया है, पैसा भी दिया जा रहा है, सामूहिक विवाह भी बहुत हुआ जा रहा है, उसमें जो दिया जाता है उसका पर्पज ये है कि वर वधू अपना परिवार बसाने जा रहे हैं, थोड़े बर्तन तो मन कोई ओवरलैपिंग हो मैं रही एक सेकंड में रुकूंगा, जो कोई और अगर किस म्यूट ना हो वो अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि आवाज आ रही है बैकग्राउंड जिससे नहीं सुन पा रहे हम लोग। ये एडवोकेट मैम जो आई है इनका शायद वॉइस आ रहा है। प्राची जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अनम्यूट करके ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। लग रहा था। मैं टीम से कहूंगा जरा प्राची जी को म्यूट कर दिया जाए। हाँ, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ यस मैम। तो मैं यही कह रही हूँ कि बच्ची के गर्भ में आने के बाद से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि उसको बोझ मानते हुए उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, माएँ थोड़ा थोड़ा सामान बनाना शुरू करती पैसा इकट्ठा, कि 18 साल की हुई नहीं कि वो बोझ किसी के तरफ एक फाइल की तरह ट्रांसफर कर दिया जाए। उसको बोझ ना समझे, उसको अगर वहीं आप अच्छी एजुकेशन दें, आप सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं कि वो खुद पैसे कमा रही हो, ये सोच करके तब आपको कहीं बोली लगाने की नहीं आना पड़ेगा कि आप बोली लगाएं बच्चे की कि कोई आए उसको इतना दे देंगे तो वो शादी कर लेगा। अभी जो ये शादियां हो रही हैं, मैम प्राची प्रियंका जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप, क्योंकि आपकी आवाज से और जब आप बोले तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं कंटिन्यू करूं? यस मैम। हाँ, तो फिर वो ना सवाल ये पैदा होता है कि फिर बच्चे को कब तक ट्रांसफर करते रहेंगे। ये जो शादियां हो रही हैं, ये शादियां इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने उस लिहाज से हमारे जो ढांचा है समाज का उस तरह का है ही नहीं। वो बच्ची बड़ी हो गई, अब उनको बिना दहेज दिए शादी हो ही नहीं सकती। अगर शादी दहेज नहीं देते हैं तो लड़की बैठी रहेगी, लड़की बैठी रहेगी तो उनके लिए और उसको खिलाना पिलाना सारी चीजें। जाने दे, टेंशन हो रही है मुझे। तो इसलिए जरूरत बात की है कि लड़कियों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, ना सिर्फ 12th तक, ग्रेजुएशन तक होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि लड़कियों की फ्री एजुकेशन 12th तक नहीं ग्रेजुएशन तक हो, और किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स से उसको जोड़ा जाए कि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, ना माँ बाप के ऊपर दबाव पड़े, ना उस बच्ची के ऊपर दबाव पड़े कि वो अपने जो जीवन संगनी के साथ शादी कर रही है एक सफल विवाह हो। अदरवाइज एक बोझ वाला विवाह जो हो रहा है उसमें डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं। ये बोझ वाले विवाह नहीं होने चाहिए। एक पढ़ी लिखी अच्छी सशक्त लड़की की अगर शादी होती है तो वो कहीं भी जाएगी, वो आर्थिक रूप से सशक्त रहेगी, उसका परिवार भी सशक्त रहेगा। लेकिन अगर विकलांग तौर पे जाएगी कि उसको तो शादी इसलिए की जा रही कि इतना पैसा दे के कोई लड़का मिल जाए तो शादी कर दी जाए, तो ये शादियां सफल नहीं होती। और यही वजह है कि जाने के बाद थोड़े दिन के बाद डिमांड बढ़ती है और दहेज प्रथा या प्रताड़ना या हिंसा ये सारे केसेस समाज में आने लगते हैं। चलिए प्राची प्रियंका जी हैं, आप कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को? प्राची जी मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे कानून का प्रावधान है उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, घर पे ये बात बताई जानी चाहिए। एक शिक्षा प्रणाली पे इसका बहुत बड़ा दबाव बनता है जिसका कार्य उन्हें बहुत सुचारू रूप से करना चाहिए। जब बच्चे शिक्षित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना के होने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो मैं मानती हूँ उस पति का है जिसने उस लड़की से विवाह किया था। उसका दारोमदार, उसका दायित्व बनता था उसके जीवन की रक्षा के लिए। आज जो उसके साथ घिनौनी कृत्य की गई है वो पीड़ा वो कितनी भयानक होगी, उसके मृत्यु मतलब वो हर एक दिन मौत। तो अगर इस बात की शिक्षा जब हमें पढ़ाया जाता है उस समय से सिखाया जाए, क्योंकि हर घर का एक इंडिविजुअल संस्कार है। हो सकता है कि इंडिविजुअल संस्कार चेंज ना किया जाए, पर जिस शिक्षा प्रणाली को हम पाकर शिक्षित होते हैं या हम सब एक प्रोफेशनल एरा में आते हैं कि आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई जर्नलिस्ट है, एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि अगर आप इस तरह का कुकृत्य करेंगे तो किस प्रकार आप दंडित किए जाएंगे। ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है।
दूसरी तरफ मैम की बात को मैं भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ कि डाउरी पे बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और डाउरी पे ये नहीं है कि हाँ चली आ रही है, लॉ शुड बी स्ट्रॉन्ग विद दिस थिंग्स। किसी भी संस्था, ये जो पंचायत चल रही है गांव में या जो भी समुदाय है, उसे इस पे काम करना चाहिए कि किसी को दहेज देने का अधिकार नहीं, किसी को दहेज लेने का अधिकार नहीं। केवल कानून पारित होने से ऐसा लागू नहीं हो सकता, क्योंकि गांव के अंदर एक सरपंच चल रहा है, एक सोसाइटी चल रही है, समाज अपने अपने तरह से चल रहे हैं, कोई वैश्य समाज है, कोई ब्राह्मण समाज है। तो इन सबको इस बात के लिए पूरा प्रेशराइज करना होगा। अगर नहीं प्रेशराइज होता ये समाज, हम कहते कि कैसे किया जाएगा, ये इतना बड़ा समूह है, कैसे प्रेशराइज करेंगे। तो आप ये बताएं कि हर कोई उसके मर्डर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सबको पता है कि हम अरेस्ट होंगे, FIR होगी हमारे खिलाफ और हम जीत जाएंगे। इतनी गंभीर धाराएं लगी उस पे, शायद उस बंदे को अगर इस बात की अवेयरनेस होती कि अगर मैं ऐसा कृत्य करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या धाराएं लगेंगी या मेरे जीवन के कितने साल जेल में जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से उस लड़की को एक एक पल मौत से जूझना पड़ेगा, उस पीड़िता को इतना कष्ट भोगना पड़ेगा, उसी तरह से अब ये लड़का भी उसी तरह भोगेगा। ये भी जेल से फ्री नहीं होगा, इसे भी कई सालों तक जीवन वहां पे अपना बर्बाद करना पड़ेगा और दंडित होना पड़ेगा। तो कम से कम अगर परिवार अवेयर नहीं हो रहा ना, तो जो युवा खड़े हो रहे हैं उनको इस तरह से शिक्षित किया जाए, समझाया जाए कि कानून की एक अलग तरह से शिक्षा दी जाए कि अगर हम ये क्राइम्स करते हैं तो ये दंड होता है, अगर तुम्हारे साथ ये गलत होता है तो ये तुम्हारे बचाव का वो है। क्योंकि जब पीड़िता के साथ ये सारी घटनाएं हो रही होंगी, अगर पीड़िता को भी थोड़ी अवेयरनेस होती कि मैं अपने आप को इस तरह से बचा सकती हूँ तो बचाती। साथ ही हमारी पुलिस व्यवस्था को संभलने की बहुत जरूरत है, जो पैसे को देख करके अपना रुख कहीं भी बदल देती है, उस तरह की फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हर किसी को कानून के बारे में अवेयर होना चाहिए और तभी ये कहीं ना समाज कहीं सुधर सकता है। कानून की अवेयरनेस अगर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही तो वो पहुंचाने होगी, तभी ये सब चीज़ें रुकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा को खास बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हम बात कर रहे दहेज लोभियों की हैवानियत, और इसी बीच तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।